हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मुबशर जैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। कोरोना वायरस के केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते से अभी जो तादाद है उनकी 1,46,877 हो गई है, जबकि 2784 अफराद अब तक जाँ बहक हो चुके हैं। लिहाजा इस वक्त जो हुकूमत ने अब यानी गुज़िश्ता 1-2 रोज़ में और ख़ुसूसन आज जो हिकमत अमली अपनाई है, उसके तहत ये है कि बड़े शहरों में मुल्क के 20 बड़े शहरों में लॉकडाउन किया जाएगा, जो कि सिलेक्टिव होगा। जैसे जिसे पहले स्मार्ट लॉकडाउन कहा जा रहा था, मगर अब हॉटस्पॉट्स कहा जा रहा है। वहाँ पर जो है जो इलाके सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं किसी भी शहर में कोरोना से, उनका लॉकडाउन किया जाएगा। मुकम्मल तौर पर उनको सील किया जाएगा, वहाँ एक्टिव टेस्टिंग की जाएगी और कोशिश ये की जाएगी कि इस वायरस को वहाँ तक कंट्रोल कर लिया जाए। मगर जैसा कि हुकूमती वज़रा खुद कह रहे हैं कि जून के आखिर या जुलाई में जो कोरोना के केसेस हैं वो तेज़ी से बढ़ेंगे और जुलाई के आखिर तक शायद 10 लाख से भी ऊपर हो जाएँ अगर ना रोका गया। जहाँ मैं इस वक़्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद में, वहाँ गुज़िश्ता हफ़्ते एक जो सबसे यहाँ का आबादी वाला इलाका है, कराची कंपनी जिसे कहते हैं G9, वहाँ लॉकडाउन किया गया है और मैं वहाँ गया भी था। हर तरफ से सड़कों को सील कर दिया गया है, ना किसी को अंदर आने दिया जा रहा है, ना बाहर जाने दिया जा रहा है। अब लाहौर में 80 मकामात पे कहा जा रहा है कि कल रात 12 बजे से ये लॉकडाउन शुरू होगा। जैसे कहा बताया कि 20 बड़े शहरों में होगा, पेशावर में भी तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। कराची में भी शुनीद यही है कि ऐसे इलाकों को आइडेंटिफ़ाई करके किया जाएगा। लाहौर क्योंकि हॉटबेड है इस वक़्त, कराची के बाद दूसरा बड़ा शहर है, जहाँ सबसे ज़्यादा केसेस हैं और पंजाब में जो केसेस वैसे भी हैं, उनकी तादाद 54,000 से तजावुज़ कर गई है और तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो ज़रार एंड वसअत ज़ाहिर है कोई सरप्राइज़ नहीं है। ईद की शॉपिंग थी जिसने हमें ये दिन दिखाए हैं और उस वक़्त ज़ाहिर है ईद के मौके पर जब सब कुछ खोला गया, लोग आए गए, अपने इलाकों में वापस गए, ईद की शॉपिंग हुई, सारा कुछ हुआ और अब हम ये देख रहे हैं। जी, देखिए अगेन बड़ी अफ़सोस की बात है कि ये तो होगा और ऐसा तो होना था। जो आर्ग्यूमेंट दी गई थी ईद की शॉपिंग खोलने के लिए, बिल्कुल एक हद तक मैं मानता हूँ कि जी, बिल्कुल तो आप इकोनॉमी को तबाह नहीं कर सकते। उस कॉस्ट पर हम हमेशा बात करते हैं कि बंद करने का कॉस्ट क्या है? बंद ना करने का कॉस्ट अब आप देख रहे हैं। मुझे पता है कि हमने ये लिस्ट देखी होगी। उन लोगों के नॉलेज के लिए जिनको शायद पूरे शहरों की लिस्ट नहीं पता, तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक दफ़ा दोहराना चाह रहा हूँ। ये है कराची, लाहौर, क्वेटा, पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, स्वात, हैदराबाद, सक्खर, सियालकोट, गुजरात, घोटकी, लड़काना, खैरपुर, डेरा गाजी खान, मलाकंड और मर्दान। ये मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये तकरीबन पाकिस्तान के हर बड़े और छोटे शहर की बात हो रही है, बस कुछ ही इसमें रह गए हैं। अच्छा, अब जहाँ तक लाहौर की बात है, तो मैं ये मुबश्शिर और वसअत आप दोनों से मैं जानना चाहूँगा, अगर आपको इस बात का इल्म है, कि हम बात कर रहे हैं कि मतलब जिन इलाकों की बात कर रहे हैं, वो शादरा में है, निश्तर टाउन में है, अल्लामा इकबाल टाउन, कैंट, अंदरून शहर, वॉल्ड सिटी, मुज़ंग, शादबाग, हरबंसपुरा और गुलबर्ग। कितने लाहौर की आबादी अ की यहाँ पे बात की जा रही है, अगर हम परसेंटेज के टर्म में बात करें? अच्छा, जी, ये ज़रार सवाल ये पूछिए। इनिशियल ये इनिशियल जो लिस्ट आई थी, जो क्योंकि ये यास्मीन राशिद साहिबा ने दी। बाद में जो सूबाई वज़ारत सेहत है, उन्होंने एक लंबी लिस्ट जारी की है, जिसमें जी, शहर के अब 80 मकामात जो हैं, उनको लॉकडाउन किया जाएगा, जिसमें मॉडल टाउन भी आता है, गार्डन टाउन भी आता है, लाहौर कैंट के इलाके हैं, डीएचए के इलाके हैं। तो काफ़ी ज़्यादा क्योंकि लाहौर में फैल रहा था, तो लिहाजा वो उस चीज़ को वाइडन किया गया है और कल से जो ठीक है। लॉकडाउन शुरू होगा, तो मेजॉरिटी ऑफ द लाहौर जो है, उसको सील कर दिया जाएगा। मतलब इस तरह नहीं कि बुनियादी शाहराहें खुली रहेंगी, मगर जो अंदर की तरफ इलाकों को जाने वाली सड़कें हैं, वहाँ पर ख़ासी सख्ती होगी और वो सख्ती का मैं आपको बता चुका हूँ कि इस्लामाबाद में जो मैंने जी, देखा है, रस्सियाँ लगा करके सड़कें बंद की गई हैं उन इलाकों की तरफ जहाँ ज़्यादा केसेस आए हैं। वहाँ फ़ौज भी है, वहाँ रेंजर्स भी हैं, वहाँ वहाँ पुलिस भी मौजूद है
और ना किसी को अंदर से बाहर जाने दिया जा रहा है और ना ही बाहर से अंदर आने दिया जा रहा है। और ये जो अच्छा मौका आप दिया गया है वो इसीलिए है कि आप राशन इकट्ठा कर लें, दवाइयाँ इकट्ठा कर लें और उसके बाद आप वहाँ से निकल नहीं पाएँगे। अच्छा, एक इसमें पॉइंट जो मैं एक बात है जो इसमें ज़रूरी है कि ये यहाँ पर पहुँचे कैसे? आपको याद होगा लाहौर की, मैं सिर्फ लाहौर की बात कर रहा हूँ। आपको याद होगा कि कुछ हफ्तों पहले एक रिपोर्ट आई थी। और ज़ाहिर है वो एक अंदाज़ा था जिसमें अंदाज़न एक एस्टिमेट की गई थी और ये पंजाब हेल्थ की ही अपनी रिपोर्ट थी जी, कि लाहौर में इस वक़्त शायद 6 लाख से ज़ायद कोरोना वायरस पॉज़िटिव मरीज़ हैं। ठीक है, अब ज़ाहिर है कि वो तकरीबन रिजेक्ट की गई। ये जो आज जो हम लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, हॉटस्पॉट, अब इसका जो भी नाम दे दें, ये भी एक कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट ही है। क्योंकि बिल्कुल। पहले ये रिपोर्ट आती है तो मेरे ख्याल पंजाब हुकूमत को अच्छी तरह से पता है कि भाई वहां पर कितना बड़ा मसला बना हुआ है लाहौर में। लेकिन क्योंकि वजीर आजम साहब लॉकडाउन के लफ्ज से ही उनको एक किस्म की एलर्जी है, पता हुँ, नहीं, तो वो जो स्वीपिंग लॉकडाउन जो कहा जा रहा है कि पंजाब गवर्नमेंट ने प्रपोज की थी, वो तो आप कहीं से मान ही नहीं सकती। जी, बिल्कुल। तो डी फैक्टो ये भी एक स्वीपिंग लॉकडाउन ही है, जिसको एक स्वीपिंग लॉकडाउन कहा नहीं जा रहा। मतलब सिर्फ एक लफ्ज का ही फर्क है। दूसरी बात कि इम्प्लीमेंटेशन, बिल्कुल लफ्ज़ों का आपने है। कहा कि यार इस्लामाबाद में, जी इस्लामाबाद में सड़कें बंद की हुई हैं, रस्सी बांधी हुई है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। लेकिन इस्लामाबाद और लाहौर और बाकी शहरों में जमीन आसमान का फर्क है। मेरे ख्याल में ये जो जिन्हें लाहौर नहीं देखे उन्हें कोरोना नहीं होया, ये दूसरी मिसाल हो जाएगी अब। तो वो ऐसा जो ही है है। तो वो जो लाहौर के अंदर बहुत मुश्किल होगा और आपको उसके लिए क्योंकि बहुत बड़ी नफरी चाहिए। और नफरी से मुराद ये नहीं है कि 2 पुलिस वाले खड़े कर दिए, उनको तो मोटरसाइकिल वाले वैसे ही कच्चा चबा जाएँगे। आपको वहाँ पे क्रॉस करके पैरामिलिट्री दिखते हैं। और मिलिट्री को करना पड़ेगा। और मुझे मुझे अभी भी इस बात पे शुबा है कि पंजाब हुकूमत ने वो इंतजामात किए हैं। बेशक उन्होंने रिक्विजिशन के लिए ज़रूर भेजा होगा, लेकिन जो चीज़ इस्लामाबाद में हुई है, अगर उस तरह रेप्लिकेट हो जाती है, तो मुझे लगता है कि शायद कुछ अफ़ाक़ा हो। मगर इस्लामाबाद के बारे में अक्सर यही कहा जाता है कि पाकिस्तान से 10 किलोमीटर दूर है, तो इस्लामाबाद और रेस्ट ऑफ द कंट्री के दरमियान जो तक़ाबुल करना एसओपीज़ की इम्प्लीमेंटेशन का, वो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और कुछ बात कर लेते हैं पड़ोसी मुल्क भारत की, क्योंकि हुकूमती वज़रा भी कुछ ऐसी बातें करते नज़र आ रहे हैं। उसकी तफ़सील वुसअत के पास है, उन्हीं के पास चलते हैं। जी वुसअत। हाँ जी, हिंदुस्तान में ये हो रहा है कि एक तरफ तो कोरोना जो है बड़ी तेजी से फैल रहा है, और लेकिन हुकूमत जो है अपने फ़राइज़ से क़त्अन गाफिल नहीं है। खुसूसन मीडिया पे जो पाबंदियां हैं उनको तो वो बिल्कुल ही नहीं भूली है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि 25 मार्च को वहाँ लॉकडाउन शुरू हुआ, और बहुत असली बात तस्वीर जेन्युइन किस्म का लॉकडाउन पूरे हिंदुस्तान में मोदी हुकूमत ने लगाया था। उस 2.25 महीने के लॉकडाउन में 55 सहाफ़ी जो हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, हमले हुए और उनकी प्रॉपर्टी को भी अटैक हुए। वजह ये थी कि वो जो कोरोना पे रिपोर्टिंग कर रहे थे, उसमें अगर हुकूमती इक़दामात पे थोड़ी बहुत भी तनकीद होती तो उनकी फेंटी लगना सीधी-सीधी बात थी। तो ये जो 55 का फिगर है, ये राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप है इंडिया का सरकर्दा, उसकी रिपोर्ट में है। सबसे ज़्यादा जो सहाफ़ियों पे सितम टूटा वो उत्तर प्रदेश में, ज़रा आपके दोस्त हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी उनकी रियासत में हुआ। 11 सहाफ़ी जो हैं उनकी मारपीट हुई, उनकी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। फिर मकबूजा कश्मीर में 6 सहाफ़ी जो हैं उनकी फेंटी लगी और उन्हें की गिरफ्तारियां हुई हैं। ये हो रहा है आज़ादी सहाफ़त के साथ। लेकिन एक अच्छी खबर भी है कि जो भारत का जो सबसे बड़ा शहर है बम्बई, उसकी जो सबसे बड़ी कच्ची आबादी है धारावी, इसको इनफैक्ट एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है, जहां 7 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, वहां बहुत बड़ा खदशा था कि ये टाइम बम है जहां कोरोना फटा ही फटा।
बिल्कुल। इसलिए कि इतनी गुंजान वो आबादी है। लेकिन वहां कुछ ऐसा हो गया कि बजाय इसके कि कोरोना लोगों की तरफ आता, लोग कोरोना के पीछे लग गए महकमा सेहत के ताउन से, और अब कोरोना आगे आगे है और लोग उसके पीछे पीछे हैं। तो हमें ये आपके पास इसकी ज्यादा तफसील भी जी, बताइए, और ये भी बताइए कि क्या ये मॉडल हमारे यहाँ एप्लीकेबल है या नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपने दुरुस्त फरमाया, ये अगर एशिया का सबसे बड़ी कच्ची आबादी शायद ना हो, सबसे क्राउडेड कच्ची आबादी ज़रूर है। आप समझे कि तकरीबन 2 ढाई स्क्वायर किलोमीटर की जगह है, और उसके अंदर आपने 8 लाख बोला, जो लेटेस्ट फिगर है कि वहाँ पे 10 लाख से ज़ायद शायद लोग रहते हैं। तो आप सोचें कि जनूबी एशिया के बारे में तो पहले से ही हम कह रहे थे कि यार टेक्स्ट बुक कंडीशन है कोरोना के लिए। ये जनूबी एशिया का जनूबी एशिया है। यहाँ पर तो टेक्निकली कोरोना इस वक्त 10.5 लाख लोगों को लग जाना चाहिए था, लेकिन जैसे आपने फरमाया ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट वहां पर अब क्या हुआ है कि जो लोकल वहां के जो किरण दिजवकर, अगर मैं सही इनका नाम बोल रहा हूं, असिस्टेंट कमिश्नर है, उन्होंने कहा कि देखिए इस तरह की बस्ती में ये जो हम बड़ी लिखी बातें करते हैं कि जी सोशल डिस्टेंसिंग रखें, आप नहीं रख सकते। जब एक स्क्वायर फुट 100 स्क्वायर फुट की झोपड़ी के इलाके में आप समझे कि 10 लोग रह रहे हैं, जब एक बाथरूम को 80 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं की सोशल डिस्टेंसिंग आप कर सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि यार देखो, एक तो ऑप्शन ये है कि हम वेट करें कि केसेस हमारे पास आए, फिर हम हैंडल करें। बड़ा अच्छा साहब, आप फर्दर इस पे ऐड करेंगे? हुआ ये है कि उन्होंने बजाय इसके कि वो इंतजार करें वहां के महकमा सेहत वाले कि जी कोरोना के मरीज खुद चल के आए, महकमा सेहत ने लोगों की का पहले इत्मीनान हासिल किया, और उसके बाद हर घर का दरवाजा जो है वहां खटखटाया। तकरीबन 43,000 डोर टू डोर टीमें गईं और सबका टेम्परेचर लिया, और पहले से जो इंतजामात किए गए थे हाई स्कूल्स में, बड़ी बड़े हॉस्पिटल इमारतों में और खुले मैदानों में ऑलरेडी जो इंतजामात किए गए थे, तो जिसको भी जरा सा भी टेम्परेचर हुआ उससे कहते हैं कि भाई साहब आप जो है उधर आ जाएं। अब उधर आ जाएं का मतलब ये नहीं था कि बस उधर आ जाएं, हम आप अपना ख्याल खुद रखें। वहां पहले से गिजा का इंतजाम था, 3 वक्त की खाने का इंतजाम था, पानी का इंतजाम था, नहाने धोने का इंतजाम था। तो लोगों ने खुद को वॉलंटियर किया कि जिसको भी जरा सी खांसी और बुखार होता वो खुद जो है रिपोर्ट करता कि मेरे साथ ये हो रहा है, तो महकमा सेहत वाले उसे आइसोलेट कर लेते। तो इसका मतलब है कि कम्युनिटी अगर भरपूर कोऑपरेशन करे और हुकूमत फुल्ली बैकअप सपोर्ट दे, तो कोरोना को हम आगे लगा सकते हैं। इससे ये सबक मिलता है। बिल्कुल। इसी बात पे वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक। और कोरोना से तो पूरी दुनिया ही लड़ रही है, ग्लोबल पेंडेमिक है। बहुत से ममालिक अभी तक इस पर काबू पाने में नाकाम रहे हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक भी उनमें शामिल हैं। मगर अब इस वबा को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी की मदद भी ली जा रही है। बहुत से ममालिक में ऐसी ऐप्स बन रही हैं जो कॉन्टैक्ट ट्रेस करती हैं, जो शख्स या खातून जिसका भी कोविड का टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो बाद में ये तगोदो होती है कि वो किससे मिले, किससे नहीं मिले, उसको किस तरह ट्रेस किया जाए। पाकिस्तान जैसे मुल्क में या हमारे रीजन में बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि एक ही शख्स ने 35-40 लोगों को जो है इन्फेक्ट किया, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था। अगर वो पॉजिटिव आ भी गया तो उसने उस चीज़ को छुपाया और उसके बावजूद वो लोगों से मिलता रहा। तो उस तरह ये मर्ज जो है बेकाबू हुआ। बहुत से ममालिक में अब हर जगह ऐसी ऐप्स बन रही हैं जिनके ज़रिए कोशिश ये हो रही है कि कम्युनिटी के अंदर ऐसी ऐप्स डेवलप की जाएं जिसमें जो शख्स भी कोविड पॉजिटिव होता है वो उसमें शमूलियत इख्तियार करे, या ओवरऑल पॉपुलेशन को इनकरेज किया जाए कि वो उस ऐप को डाउनलोड करें, और ताकि जब उनमें से किसी को भी कोविड होता है या वो पॉजिटिव होते हैं कोरोना वायरस के लिए, तो उसके फ़ोन के थ्रू ये पता लगाया जाए कि वो किससे इन टच में थे, किससे कांटेक्ट में थे, किससे मिले। हमारे साथ मौजूद हैं जर्मनी से एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं, रामिज़ हसन सिद्दीकी,
जो पीएचडी भी कर रहे हैं, इन्होंने जर्मनी में अपनी टीम के साथ मिलकर एक ऐप डेवलप की है, स्टॉप कोविड। ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप है। ये इसके लिए मंजूरी यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट्स दे रही हैं। ऑलरेडी फ्रेंच पार्लियामेंट ने इसकी मंजूरी दे दी है। जर्मनी, जहां ये डेवलप हो रही है, वहां पर भी कल से ये डाउनलोडेबल होगी। और क्योंकि ये पाकिस्तानी है, रामिज हसन सिद्दीकी पीएचडी कर रहे हैं, यहाँ नस्ट के तालिब इल्म थे। इनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान भी इस ऐप से फायदा उठाए। तो हम इनसे बात करेंगे। हमें जर्मनी से ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो रामिज। थैंक यू। जी रामिज, आप बताइए पहले कि ये जो ऐप है ये काम कैसे करती है। जी बहुत शुक्रिया मुझे लेने का। तो जैसे कि आप जानते हैं, जब ये कोरोना का चक्कर स्टार्ट हुआ था चाइना से, और आपको याद होगा चाइना और साउथ कोरिया और सिंगापुर और ईस्ट एशिया में बेसिकली ये पहले फैला था। तो साउथ कोरिया ने बहुत जल्दी इस पे काबू पाया था, और उनकी इस पे काबू पाने की सबसे बड़ी जो सक्सेस की रीज़न थी वो यही थी कि उन्होंने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की थी। तो ये एक मिडल सॉल्यूशन होता है जिसमें आप पूरा लॉकडाउन नहीं करते। आप जो टेस्ट पॉजिटिव आता है जिन लोगों का, उनको आप ट्रैक करते हैं कि वो किन लोगों से मिले, और एक पूरी कॉन्टैक्ट की चेन बनाते हैं, और फिर उनको आइसोलेट करके, उनको क्वारंटीन करके उनमें वायरस खत्म करते हैं। तो साउथ कोरिया ने और सिंगापुर ने ये चीज़ टेस्ट की, और काफ़ी इसमें उन्होंने सक्सेस हासिल की। तो जर्मनी में जब ये, और यूरोप में जब ये ज़्यादा फैलना शुरू हुआ मार्च के अंदर, तो जर्मन गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को टेकअप किया। उन्होंने एक टीम बनाई जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर थी, और उन्होंने ये टास्क दिया कि आप जो है ये ऐप बनाएं, और ये था कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद वो ये ऐप निकालें, ताकि जब लोग वापस अपने कामों को जाना शुरू हों तो वो इस ऐप के ज़रिए ये ट्रेस किया जा सके कि कौन इन्फेक्टेड लोग किन-किन से मिल रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, और मैं इस प्रोजेक्ट का, मुझे ये ऑनर हासिल था कि मैं उस टीम में था जो जर्मन गवर्नमेंट के अंडर बनी थी, यहाँ के रॉबर्ट कॉख इंस्टीट्यूट और हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर, और इस ऐप पे काम शुरू किया। ये ऐप बेसिकली ब्लूटूथ से कॉन्टैक्ट ट्रेस करती है। तो आप ब्लूटूथ के ज़रिए, मेरा और मेरे साथ वाले का जो फ़ोन है, उनके दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट होता है, और अगर वो डिस्टेंस 1.5 मीटर 1.5 मीटर से कम है 15 मिनट के लिए, तो वो एक कॉन्टैक्ट रजिस्टर होता है, मेरे फ़ोन में भी और मेरे साथ वाले के फ़ोन में भी। और वक़्त के साथ-साथ पिछले 2 हफ़्ते का पूरा जो है मेरे फ़ोन में ये डाटा मौजूद होगा कि मैं किस-किस से कॉन्टैक्ट में आया हूँ। जहाँ कॉन्टैक्ट डिफ़ाइन होता है 1.5 मीटर का डिस्टेंस, और 15 मिनट की विंडो के अंदर अगर आप रहें 1.5 मीटर के अंदर-अंदर। तो जब वो कॉन्टैक्ट रजिस्टर हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर अगर कोई बंदा इन्फेक्टेड पाया जाता है, तो वो गवर्नमेंट बाकी सबको उस ऐप के ज़रिए अलर्ट करती है कि आप जो है पिछले 15 दिन में इस बंदे से मिले थे, और ये बंदा अब इन्फेक्टेड निकला है, तो क्योंकि आप इसके कॉन्टैक्ट में रजिस्टर्ड हैं, तो आप जाएँ और आप अपना भी टेस्ट करवाएँ। तो इसके ज़रिए कॉन्टैक्ट चेन्स बिल्ड की जाती हैं, और फिर जब ये पता लगाया जाता है कि कौन बंदा इससे टेस्ट हुआ है पॉज़िटिव, तो उनको वहाँ पे आइसोलेट करके और मज़ीद फैलने से रोका जाता है। तो ये बेसिकली आइडिया है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का। इस पे पूरी दुनिया काम कर रही है, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। साउथ कोरिया में जीपीएस बेस्ड ट्रैकिंग हुई, लोगों का लोकेशन बेस्ड। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि यूरोप में ये ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि डेटा प्राइवेसी और डेटा उसके इश्यूज़ हैं, और लोग इसको, यहाँ की जो पब्लिक है वो ये नहीं मानते कि जो है आप लोकेशन करें, तो ये ब्लूटूथ का अल्टरनेटिव यूज़ किया गया। इसके ज़रिए लोकेशन ट्रैक नहीं होती, सिर्फ कॉन्टैक्ट ट्रैक होते हैं। तो जब ये ऐप डेवलप आप लोग कर रहे थे, तो आपका अंदाज़ा क्या था? या आपके सामने सक्सेस मॉडल्स थे साउथ कोरिया के भी, चाइना के भी और सिंगापुर के भी? जी, सबसे जो इसका सक्सेस जब मॉडल था आप वो साउथ कोरिया था, क्योंकि जी, तो ओके। उसमें अगर आपको याद होगा कि साउथ कोरिया ने उधर सबसे ज़्यादा पीक किया था चाइना के बाद, और उधर जो है काफ़ी जल्दी इस पे काबू पा लिया था, और उसकी जो सबसे बड़ी वजह थी अगर आप देखें तो वो यही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग थी। उन्होंने इसको जीपीएस और क्योंकि वो ज़रा गवर्नमेंट्स थोड़ी-सी इस तरह हैं कि वो डेटा प्राइवेसी और इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं करती, तो वो काफ़ी स्ट्रांगली गवर्नमेंट पे सर्वेल करती पब्लिक पे सर्वेल करती हैं। तो उन्होंने काफ़ी जीपीएस और इस तरह की लोकेशन बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करके उसको किया।
यूरोप में क्योंकि ये डेटा प्राइवेसी का बहुत बड़ा इशू है, तो यहाँ पे ये जी। चीज़ पार्लियामेंट में पॉलिटिशियंस के लिए अप्रूव करवाना मुश्किल हो गया कि लोकेशन को ट्रैक किया जाए। इसीलिए फिर ये अल्टरनेटिव सॉल्यूशन जो कि सिंगापुर ने बेसिकली इस्तेमाल किया था पहले, ब्लूटूथ बेस्ड, कि आप ब्लूटूथ बेस्ड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें जिसमें आपकी लोकेशन कहीं पे नहीं जाएगी, सिर्फ आपके कॉन्टैक्ट रजिस्टर होंगे। क्योंकि मैं और आप अगर मिले हैं और वो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी ने आप डिटेक्ट किया है कि हम मिले हैं, तो वो चाहे हम इस्लामाबाद में मिले हों या लाहौर में मिले हों, वो डाटा नहीं जाएगा, सिर्फ ये बात जाएगी कि हम लोग मिले हैं। तो ये ऑलराइट। जर्मनी ने स्टार्ट रामेद किया, रामेद लेकिन सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। हमें यहाँ एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं रामिज़ हसन सिद्दीकी, जो रिसर्च साइंटिस्ट हैं जर्मनी में इस वक्त, और उन्होंने जर्मन गवर्नमेंट के ताउन से एक स्टॉप कोविड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप जो है वो डेवलप की है, जिसके जिक्र हमने किया पिछले सेगमेंट पे तफसील के साथ कि उसका माखज़ क्या था और वो क्यों बनाई गई। तो रामिज़, आप ये बताइए कि पाकिस्तान के हवाले से अगर हम देखें, यहाँ पर अब कोरोना का नया एपिसेंटर है साउथ एशिया, तो आपको लगता है कि ऐसी ऐप जो है पाकिस्तान में बहुत बेनिफिशियल हो सकती है? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने अभी ज़िक्र किया कि यूरोप में तो काफ़ी डेटा प्राइवेसी के इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पार्लियामेंट्स में, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो जर्मनी हो, यूके हो, इसको थोड़ा-सा बैकलैश मिला और ऑपोज़िशन पार्टी से थोड़ी-सी वो मिली, क्योंकि यहाँ पे डेटा प्राइवेसी का बहुत इश्यू है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में ये एज़ सच इतना बड़ा इश्यू नहीं है, तो इसीलिए मेरे नज़दीक इस चीज़ में कोई रुकावट नहीं है, और हमारे यहाँ तो ब्लूटूथ के अलावा और टेक्नोलॉजीज़ भी यूज़ की जा सकती हैं, जैसे कि जीपीएस ट्रैकिंग वगैरह। और आप लोग जैसे अभी प्रोग्राम के पहले हिस्से में ज़िक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान में ये लॉकडाउन और ना लॉकडाउन, हमारे जैसे मुल्कों में बहुत बड़ा एक बैलेंस होता है, जिनकी इकोनॉमी ज़रा वीक होती हैं। तो उस सिचुएशन में ये एक बहुत एक अच्छा मिडल ग्राउंड है कि आप अपनी इकोनॉमीज़ को जारी रखें, लेकिन आप इस तरह की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप्स के ज़रिए लोगों की इन्फेक्शन चेन को आइडेंटिफ़ाई करें कि जो लोग इन्फेक्टेड हैं और वो जिससे मिल रहे हैं, अगर आप उन लोगों को आइसोलेट कर लेंगे और उनको क्वारंटीन करेंगे या उनसे कहेंगे कि आप अपने घरों में रहें, तो ये चीज़ बहुत जल्दी क्रश की जा सकती है। यहाँ पे जो यूरोपियन गवर्नमेंट। जी। जी, सॉरी सॉरी वामिज़, आई एम सॉरी, क्योंकि वो पिछले सेगमेंट में अनफॉर्चुनेटली मैं टेक्निकल मसले हो गए थे, तो मैं शायद आप लोगों ने इस पर बात की है कि मैं फिर भी पूछ लेता हूँ कि इसके लिए एक प्री रिक्विजिट ये नहीं होगी कि हर एक बंदे के पास फिर स्मार्टफोन हो जिसके अंदर ये ऐप अवेलेबल हो। तो डाउनलोड। सबसे पहले तो फिर शायद आपको हुकूमत की भी जरूरत चाहिए होगी, क्योंकि अगर ये सिर्फ आप इंडिविजुअल्स पर छोड़ देंगे, किसी ने डाउनलोड की किसी ने डाउनलोड नहीं की, तो अनलेस के किसी पीटीए टाइप इदारे की तरफ से आपको ये भेजी जाए कि सर आपने ये इस्तेमाल करनी ही करनी है, तो फिर ही इसका कोई फायदा हो सकता है। ऐसा ही है? जी, जी, बिल्कुल। मैं बताता चलूँ कि जैसे मैंने पहले भी कहा, ये जर्मनी में और फ्रांस में और यूके में ये जो ऐप्स हैं, ये गवर्नमेंट के डायरेक्ट अंडर हैं। ये कोई थर्ड पार्टीज़ या कंपनीज़ बना के उनको नहीं दे रही कि आप जो है इसको इंस्टॉल करें। ये गवर्नमेंट के ज़रिए इसको बनाया जा रहा है और हेल्थ मिनिस्ट्री के डायरेक्ट अंडर ये प्रोजेक्ट्स हैं। और जब ये ऐप्स बनती हैं, जैसे जर्मनी में अब से गालिबन 3 घंटे में ये लॉन्च हो जाएगी। जर्मनी में अभी हम इस पे काम कर रहे थे, तो कल इसकी लॉन्च है। फ्रांस में ये ऑलरेडी 2 जून को लॉन्च हो चुकी है। और ये प्रॉपर पार्लियामेंट में डिस्कस होने के बाद गवर्नमेंट की हेल्थ मिनिस्ट्रीज के जरिए रिलीज की जाती है और पब्लिक को गवर्नमेंट के जरिए ऑफिशियली कहा जाता है कि आप इसको इंस्टॉल करें। तो यूरोप में तो लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, ये एक आपकी वॉलंटरी है, क्योंकि अगेन वो डेटा प्राइवेसी और के इश्यूज हैं, और अपोजिशन पार्टीज की वजह से एक मिडिल ग्राउंड रीच हुआ था जिसमें ये कहा गया था या आप इसको कंपलसरी नहीं कर सकते। लेकिन ये हर मुल्क की अपनी पॉलिसी है। पाकिस्तान अब के पॉलिटिशियंस इस पॉलिसी को बना सकते हैं कि क्या इसको कंपलसरी किया जाए, क्या इसको वॉलंटरी किया जाए। लेकिन ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये गवर्नमेंट की अंडर होगा और ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर किया जा सकता है, क्योंकि जब इस ऐप को रिलीज किया जाएगा तो गवर्नमेंट ये अवाम को कहेगी कि ये ऐप आप इंस्टॉल करें।
और ये ऐप के काम करने के प्रीरिक्विजिट यही है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंस्टॉल करें, और एक सर्वे के मुताबिक 60% पॉपुलेशन अगर इसको इंस्टॉल करेगी तो ये बहुत हद तक करामत साबित हो सकती है। बिल्कुल। अच्छा रामिज़, मुझे नहीं पता कि आपने इस पर्टिकुलर ऐप को भी स्टडी किया है, क्योंकि पिछले हफ्ते ही यहाँ पर इसी शो पर हमने बात की थी, एक और ऐप लॉन्च किया गया है कोकेस के नाम से यहाँ पाकिस्तान में, तो उसका भी सिमिलर है। आपने उसका मॉडल देखा है, उसके बारे में सुना है अभी तक आपने? क्योंकि अभी वो ज्यादा मतलब अभी आवाम तक पहुंचा नहीं है, लेकिन इनिशियल स्टेजेस में है। अच्छा, मुझे एग्जैक्टली उस ऐप का तो नहीं पता, लेकिन कुछ ऐप्स मैंने पाकिस्तान में देखी थी जिसमें जैसे कि प्लाज्मा डोनेशन के लिए या अगर आप रजिस्टर करना चाहें कि हम इन्फेक्ट हुए थे, उन चीज़ों के लिए। लेकिन इस वक्त जो बात हो रही है वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप्स की बात हो रही है कि जिनके जरिए आप ये एस्टेब्लिश कर सकें कि कॉन्टैक्ट है। तो उस तरह की मेरा नहीं ख्याल कि मैंने ऐप देखी है, और उस तरह की ऐप सिर्फ तभी काम कर सकती है जब वो गवर्नमेंट के अंडर हो, क्योंकि गवर्नमेंट के पास सेंट्रलाइज वो डेटा होगा कि कौन किससे मिला है। ये आपने मेन बात की ना सर, सेंट्रलाइज की। अब इस पे मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। एग्जैक्टली जी सॉरी मुबश्शिर, आपको सवाल है? मैं नो यू गो अहेड, यू गो अहेड। तो रामिज़, अब देखिए, अब मैं, क्योंकि जर्मनी में तो आपने कहा है ना कि अभी लॉन्च होने वाली है, मैं थोड़ा सा फ्रांस का एक एक्सपीरियंस आपसे पूछना चाह रहा हूँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंटीग्रेशन कितनी जरूरत है, कि कितनी जरूरी है। और मैं इंटीग्रेशन बात कर रहा हूँ कि जिसे देखें, अक्सर काम किया जाता है डब्बों में, ठीक है, कहीं लॉकडाउन है कहीं नहीं है, कहीं एक कदम लिया जा रहा है कहीं, और कहीं इंतजामिया को भी नहीं पता कि ये काम किया जा रहा है। अब ऐप फर्ज करें कि हुकूमत की तरफ से आ जाती है, फर्ज करें कि ज्यादातर लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस ऐप की डेटा और जो हेल्थ ऑफिशियल्स हैं और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, इनके बीच में कितनी कोऑर्डिनेशन की फिर आपको जरूरत पड़ती है? ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा इनको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। हमारे पास कुछ ऐसे लोग चाहिए जो टेक्निकल बैकग्राउंड के भी हों और जो गवर्नमेंट में असर भी रखते हों और पॉलिटिशियंस के साथ भी राब्ते में हों, क्योंकि इन द एंड जब ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर ऐप आएगी तो जो डेटा है सारा वो हेल्थ मिनिस्ट्री के पास होगा। और वो ये फिर डिसाइड करेंगे कि अच्छा, इस बंदे को नोटिफाई किया जाए कि ये बंदा अब जो है एक इन्फेक्टेड पेशेंट के करीब आया है। तो इसमें जो है वो इंटरसेक्शन बहुत ज़रूरी है, टेक्निकल और गवर्नमेंट जो आपके पॉलिटिशियंस हैं। इसीलिए इस तरह के इदारे इसमें पाकिस्तान के जैसे PITB है हमारा, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, इस तरह के इदारों को इसमें इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री को चाहिए कि PITB जैसे और उस जैसे इदारों को इसमें इन्वॉल्व करके उनके ज़रिए ऐप बनवाएँ, और उनके साथ एक डिस्कशन होगी मिनिस्ट्री की और इन टेक्नोलॉजी के इदारों की, जो कि फिर ये डिफाइन करेंगे कि डाटा कहाँ और किस तरह स्टोर होगा और उसको किस तरह यूज किया जाएगा। और वो क्योंकि ये सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तो ऑफ कोर्स इसके लिए सिक्योरिटी की जरूरत होगी। जाहिर। थैंक यू सो मच रामिज़। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है और गोइंग फॉरवर्ड भी हम आपसे बात करते रहेंगे, बट गुड टू नो कि पाकिस्तानी साइंटिस्ट जो है मुल्क से बाहर और यूरोप जैसे तरक्की याफ्ता जगह पर ऐसी ऐप्स पे काम कर रहे हैं, और इनका ये कहना है कि पाकिस्तान को भी हेल्प कर सकते हैं ये ऐसी ऐप डेवलप करने के लिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।